हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एवेन्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एक करके सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करेंगे। तो जो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो शुरू करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका कितने तरीके का बिजनेस होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है हम लोग की नज़र में, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि आसपास जो किराने की दुकान है वही एक बिजनेस है। और बाकी जो हम लोग सुनते हैं पढ़ते आए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये सब ठीक है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे देखेंगे कितने तरीके के बिजनेस हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने तरीके से बिजनेस हो सकता है, कितने तरीके के बिजनेस हैं, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। और जैसे कि हम लोग शुरू करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट की 5 तरीके के बिज़नेस होते हैं। सबसे पहला आपका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बाद लास्ट में जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक-एक करके जो भी आपके फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस हैं, वो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि हम लोग जनरली जिस दुकान से सामान लेते हैं, कोई उसका एक सिंगल पर्सन ही ओनर होता है और वही उसको मैनेज करता है, रन करता है, कंट्रोल करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर जो आपका सोल दिया हुआ है, ठीक है? सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है आपका ओनर, ठीक है? इंडिविजुअल ओनर जो कि आपको पूरी दुकान को खुद ही मैनेज करता है, खुद ही कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें खुद डिसीजन लेता है। प्रॉफ़िट होता है तो खुद ही प्रॉफ़िट एन्जॉय करता है, लॉस होता है तो खुद ही लॉस बियर करता है। तो सारी चीज़ें अगर एक ही दुकान के अंदर आपको एक ही पर्सन द्वारा देखने को मिलती है, एक ही इंसान उस सारी चीज़ों को करता है, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनिशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो sole proprietorship refers to a forms of business organization which is owned, managed and controlled by individual। तो ओन करने वाला भी एक सिंगल पर्सन है, उसको मैनेज भी वो अकेले करता है और उसको कंट्रोल भी, सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। इंडिविजुअल हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही इंजॉय करेगा और ऑल रिस्क, तो जो भी नुकसान होगा वो खुद ही बियर करेगा, जो भी लॉसेस होंगे उसको खुद ही भुगतेगा, ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सीधा सा मतलब है कि वो इंडिविजुअल पर्सन जो दुकान को चला रहा है, खुद ही अकेले डिसीजन लेता है, खुद ही कंट्रोल करता है, खुद ही प्रॉफिट एंजॉय करता है और खुद ही सारे रिस्क को बियर करता है। जनरली हम लोग आसपास की जो दुकानें जैसे स्टेशनरी शॉप हो गई, जनरल स्टोर्स हो गए, वो सब क्या है? वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अकेले कोई अंकल जो है, जैसे आप देखते हो कि मम्मी भेजती होंगी कि जाके रमेश अंकल की दुकान से सामान लेते आओ, जाके दीपक भैया की दुकान से सामान लेते आओ। जो भी है आस-पास की जो दुकानें होती हैं, वो सारी एक सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो अब फीचर क्या-क्या है इस सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्या-क्या फीचर हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ईज़ी टू फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, ठीक है? आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं? चालू कर सकते हैं और आसानी से बंद कर सकते हैं, ठीक है? जब मन किया, पैसा आपके पास है, आपने पैसा उठाया और एक दुकान खोल ली और उस दुकान को आप चला रहे हैं। जब मन किया उस दुकान को बेच के बंद करके आप चले गए। यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी मतलब लिमिटेड होती है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको फुलफिल करना है। कुछ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से छोटी-मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती होंगी, वही करना है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आसानी से आप उसको खोल सकते हैं और आसानी से बंद करके जा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से लीगल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है आपके ऊपर। सेकंड फीचर है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, ठीक है? अनलिमिटेड होने की वजह से क्या होता है कि जब भी आपका लॉस होगा, जब भी आपकी दुकान में लॉस होगा किसी तरीके से, या फिर आपका जो कस्टमर अगर लॉस फेस कर रहा है, तो वो अगर क्या करेगा कि वो आपके घर तक पहुँच सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, आपने दुकान में मटेरियल खरीदा, आपकी दुकान की पूरी वैल्यू 5 लाख है, ठीक है? आपने देखा कि सेल्स अच्छी हो रही हैं, तो आपने क्रेडिट पे कम से कम 10 लाख का क्या है, रिसोर्सेज उठा लिया। मतलब 10 लाख का सामान आपने क्रेडिट पे ले लिया। आप बोला जिससे लिया है कि जब सेल्स हो जाएगी तो मैं आपको
दे दूंगा। अब क्या हुआ कि आपकी पूरी दुकान की वैल्यू 5 लाख है, आपकी सेल हुई, आपने उठाया 10 लाख का था और सेल कितने की हुई? सेल सिर्फ 8 लाख में हो पाई, ठीक है। अब उसका टाइम आ गया पैसा देने का, तो अब ये बाकी के 2 लाख आप अपने घर से दोगे, ठीक है। आप दुकान बेच दिए, 8 लाख दुकान बेच के उसको दे दिए, लेकिन बाकी के 2 लाख जो बचे वो आप अपने घर से दोगे। तो यही होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। अनलिमिटेड लायबिलिटी में जब भी लॉस होता है ना, तो वो आपको अपने घर से देना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर हो गया, किसी कस्टमर को आप कोई प्रोडक्ट दिए और वो क्या हुआ, प्रोडक्ट डैमेज निकला या किसी तरीके से खराब निकला, तो वो कस्टमर आपके घर पे आ सकता है उस डैमेज को रिकवर करने के लिए। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आपको लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलेगी, वो आगे हम लोग देखेंगे। बाकी सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, सब में अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड है आपका सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, मतलब कि अकेले ही सारा का सारा रिस्क बियर करेगा और अकेले ही प्रॉफिट को एंजॉय करेगा, कोई और उसके बीच में आने वाला नहीं है, कोई और उससे मांगने वाला नहीं है। फोर्थ है आपका कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है, सोल कंट्रोल है, ठीक है। अकेले ही सारी चीजों को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, खुद ही सारा का सारा डिसीजन लेना है, जो भी रिलेटेड है बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है खुद ही लेना है, खुद ही मैनेज करना है और खुद ही उसको एंजॉय करना है। तो कंट्रोल क्या होता है, सिंगल कंट्रोल होता है, कोई और आके बीच में कंट्रोल करने वाला नहीं होता है यहाँ पे। फिफ्थ है आपका नो सेपरेट एंटिटी, मतलब कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, ठीक है, जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग-अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है? दोनों अलग-अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। बिजनेस को जो है ओनर के नाम से जाना जाएगा, ओनर को बिजनेस के नाम पे से जाना जाएगा। यहाँ पे कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। जो है आपका बिजनेस जो है ओनर के नाम से जाना जाता है और ओनर, जैसे कि आप देख लो, किसी को भी जो है आसपास जो जनरल स्टोर्स हैं उसके जनरल स्टोर्स के नाम नहीं याद होंगे, लेकिन उसके ओनर के नाम को आपको याद होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि घर के लोग बोलते हैं जाके उस अंकल की दुकान से सामान लेते आओ, ठीक है? तो ये क्या है, ये ओनर के नाम को आप बिजनेस को ओनर के नाम से जान रहे हो। तो ये होता है नो सेपरेट एंटिटी, मतलब कि जो ओनर है और बिजनेस है वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, ठीक है? सिक्स्थ है आपका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर जो ओनर है अकेले कंट्रोल कर रहा है, अकेले सारे डिसीजन ले रहा है, बाई चांस अगर बीच में वो बीमार पड़ गया तो क्या है, बिजनेस उसको बंद करना पड़ेगा, या फिर अगर वो एक्सपायर कर गया, उसकी डेथ हो गई किसी वजह से, तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलती है कि कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। मतलब कि बीमार हुआ तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा 4-5 दिन के, भाई की शादी में चला गया तो 4-5 दिन के लिए बिजनेस बंद है, कहीं घूमने चला गया तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अकेले जो बिजनेसमैन होता है, जो अकेले बिजनेस करता है, उसमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब भी वो उस सिटी से बाहर है या फिर किसी प्रॉब्लम में, किसी काम में उलझ गया है, तो उसको उस टाइम तक के लिए बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, दुकान को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, मेरिट और लिमिटेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे हैं और नुकसान दोनों हैं। तो फायदे को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, आसानी से, क्योंकि अकेले है तो अकेले जो है आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। क्विक डिसीजन लेना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत और फास्ट तरीके से डिसीजन ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फायदा होता है कि आप तुरंत अपना जो भी है बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन तुरंत ले सकते हो, क्विक डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आपको ना तो पब्लिक को देना है ना तो गवर्नमेंट को देना है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास छुपी हुई रहती है, ठीक है। तो ना तो हमें कोई इंफॉर्मेशन बाहर देनी है, ना ही हमें किसी से शेयर करना है, तो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है इंफॉर्मेशन की। थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव। तो डायरेक्ट इंसेंटिव जो भी है, आपका जो ओनर होता है वो अपना डायरेक्ट इंसेंटिव को एंजॉय करता है। कैसे कि जैसे कि वो कोई सेल्स लगा दिया, किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दिया, तो जो भी चीजें होंगी, उसका जो भी फायदा होगा, वो डायरेक्ट जो है आपका ओनर जो है वो एंजॉय करेगा, किसी और को वो फायदे नहीं होने वाले हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी फायदे होते हैं, डायरेक्ट ओनर उसको एंजॉय करता है, डायरेक्ट इंसेंटिव ओनर के पास आती है। फोर्थ है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब कि खुद को ही भगवान समझने लगता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब कि जब बिजनेस चल जाता है तो ओनर के दिमाग में आता है कि कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है। तो
अपने आप को भगवान समझने लगता है और अच्छे तरीके से वो सोचता है कि अब तो बिज़नेस चल गया, अब मज़े ही मज़े हैं। तो वो यहाँ पे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट उसको फ़ील होता है कि अब मज़ा आ गया, अब बिज़नेस चल गया, अब लाइफ़ मस्त चलने वाली है, ठीक है? और लास्ट आपका जो मेरिट है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, जो कि मैंने टीचर में बता दिया कि आसानी से इसको फॉर्म करना है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई भी डिटेलिंग मतलब कि कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत हैं जो आपके पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी से थोड़ा बहुत जो करना होगा फॉर्म वॉर्म वाला काम, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई भी क्रिटिकल या फिर इन डेप्थ लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, नॉर्मल पेपर वर्क है, जो 1-2 घंटे का, कुछ थोड़ा बहुत फीस देना होता है, जो भी है यही सब है, ठीक है? तो आसानी से आप फॉर्म कर सकते हो और आसानी से क्लोज़ कर सकते हो। आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, जब मन करे आप दुकान खोलिए, जब मन करे बंद कीजिए, जब मन करे आप दुकान पे आइए या दुकान को बेच के घर चले जाइए। किसी से किसी भी तरीके की कोई परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। नेक्स्ट अब देख लेते हैं लिमिटेशन क्या-क्या है। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान तो होंगे ही। तो नुकसान ये है सबसे पहला कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ है। आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं। तो आपके पास जो पैसे हैं आप उसी को लगाओगे और उसी का यूज़ करके आप प्रॉफ़िट अर्न करोगे। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ की बात आती है तो रिसोर्सेज़ आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ आपके पास पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस कंसर्न। तो बिज़नेस कंसर्न से जो लाइफ है वो लिमिटेड है, मतलब कि जो आपका बिज़नेस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा कि बिज़नेस की कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो इस चीज़ का जो है आपके ओनर को हमेशा टेंशन रहती है कि हमारा जो बिज़नेस है, मेरे मरने के बाद बिज़नेस कौन देखेगा, ठीक है? तो ये उसको टेंशन हमेशा बनी रहती है कि अगर मैं चला गया या फिर मैं अभी फ़िलहाल मैं कहीं छुट्टी पे चला गया या फिर मैं यहाँ से कहीं चला गया, तो बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा, दुकान जो है हमारी बंद रहेगी। तो इस चीज़ की टेंशन हमेशा जो है ओनर के ऊपर रहती है। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस कंसर्न। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो लायबिलिटी होती है आपके ओनर की वो अनलिमिटेड होती है कि अगर कोई भी लॉस होगा तो वो आपके घर से रिकवर किया जाएगा। इस चीज़ का जो है लिमिटेशन होता है। फोर्थ है आपका लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो हमारा जो ओनर होता है उसके पास जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। या तो वो मैनेजमेंट में अच्छा होगा, या तो वो अकाउंट्स में अच्छा होगा, या तो फिर उसके पास बिज़नेस स्किल होगी। तो सारी स्किल एक इंसान के अंदर नहीं होगी, किसी न किसी मैनेजर स्किल की लिमिटेशन उसके अंदर होगी। या तो वो अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, या तो अच्छा बिज़नेसमैन हो सकता है, या तो अच्छा मैनेजमेंट करने वाला हो सकता है। सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं। तो लिमिटेशन यहाँ देखने को मिलती है कि कुछ किसी न किसी चीज़ की लिमिटेशन उसके अंदर होगी, ठीक है? तो ये आपके जो थे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हो गए, आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या फिर आप लिमिटेशन बोल दो, ठीक है? तो ये आपके थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि सिंगल पर्सन जो दुकान को खुद से ही कंट्रोल करता है, खुद से ही मैनेज करता है, खुद ही सारे डिसीजन लेता है, प्रॉफिट हो तो खुद ही एंजॉय करता है, लॉस हो तो खुद ही उसको झेलता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और हमारे पास फैमिली है, और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, ठीक है? हमारे पास हमारे दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, एक आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू ये जो आपका एचयूएफ फॉर्म होता है, इसके अंडर ही आता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन को फुलफिल करके आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म कर पाते हो। तो आगे देख लेते हैं कि क्या-क्या कंडीशंस हैं। तो ये है आपकी डेफिनिशन। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ के अंदर जो फैमिली मेंबर होते हैं, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर होते हैं वो ओन करते हैं, ठीक है, और वही मैनेज करते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पे है, जब ये ओन और मैनेज कर रहे हैं तो कंट्रोल कौन करता है बिजनेस को? तो यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मेंबर घर के होंगे ना, जैसे दादा हो गए, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे मेल मेंबर, स्पेशली आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू या फिर किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर्स को भी हम एज अ कर्ता हम अपॉइंट कर सकते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होंगे उनको हम एज अ कर्ता अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे फैमिली के, वो सारे के सारे कंट्रोल देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है? जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता एंड द मेंबरशिप इज अक्वायर्ड बाय बर्थ। तो बाय बर्थ यहाँ पे आपको मेंबरशिप इसकी मिल जाती है। जैसे ही आप इस फैमिली में जन्म लेते हैं, आपको बिजनेस के अंदर एक मेंबरशिप मिल जाती है कि आप इस बिजनेस के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आती है। तो फर्स्ट है कि कम से कम 2 मेंबर आपकी फैमिली में होने चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। तो ये 2 कंडीशन आप फुलफिल करोगे तब जाके आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेके बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में 2 लोग होना कंपलसरी है, और दूसरा आपके पास क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ठीक है। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज जो हमारे दादा परदादा थे उनकी कुछ प्रॉपर्टी होना जरूरी है। और इसकी फॉर्मेशन किस में होती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर इसको फॉर्म किया जाता है। तो ये है इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी जो होती है इनकी अनलिमिटेड होती है। किसकी? अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे कर्ता की, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलेगी आपकी जो हमारे मेंबर्स होते हैं इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके पीछे वजह क्या है कि जो भी सारे डिसीजन होता है वो कर्ता लेता है, इस वजह से उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कि अगर कोई भी डिसीजन जो ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने वाला कौन है? कर्ता है, तो लायबिलिटी किसकी होगी? कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी। और जो मेंबर हैं वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं और जो है नॉर्मल डिसीजन ओन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लायबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है। तो ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। क्योंकि स्कूल के पेपर हैं तो स्कूल के पेपर कैसे भी बन सकते हैं। हालांकि जो स्कूल के पेपर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के पेपर के फॉर्मेट पे ही चलते हैं, लेकिन फिर भी जो है स्कूल्स वालों का क्या ही भरोसा, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि कर्ता की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, और जो आपके मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंट्रोल करने की बात आती है तो यहाँ कंट्रोल करने वाला कर्ता होता है, सारा का सारा कंट्रोल उसके ऊपर ही रहता है। पूरी तरीके से बिजनेस को कंट्रोल करने वाला होल एंड सोल जो होता है कर्ता होता है, कि वो पूरे बिजनेस को अपने ऊपर कंट्रोल करता है, सारा सारा डिसीजन करता ही लेता है बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो हमारा जो कंटिन्यूटी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, वो कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि अगर कर्ता जो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, अगर वो उसकी डेथ होती है, ठीक है, वो एक्सपायर किया, तो घर का अदर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको एज अ कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं, अगर वो एक्सपायर करते हैं तो आपके फादर को एज अ कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर आपके फादर एक्सपायर किए तो उसके बाद आपको एज अ कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा। आप एक्सपायर करेंगे तो आपका जो बेटा होगा उसको एज अ कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये जो चेन है, ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट वाला, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इस वजह से इसकी जो कंटिन्यूटी की बात होती है, ये कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ, माइनर मेंबर। तो माइनर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे जो बाई बर्थ होते हैं ना, वो यहाँ इसके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस के मेंबर हो जाते हैं बाई बर्थ, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो जैसे ही वो पैदा होते हैं, पैदा होते ही इस फैमिली में जो फैमिली बिजनेस के मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन है और आपका मेरिट्स है। तो मेरिट और लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है मेरिट में। फर्स्ट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग इसको कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पे बातचीत करके कोऑर्डिनेशन के साथ आसानी से कंट्रोल करना इसको आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल और मैनेज करने वाले, कंट्रोल करने वाला तो एक ही है जो करता है, लेकिन मैनेज और ओन करने वाले दो से ज्यादा लोग हैं। तो इसको आसानी से जो बिजनेस को है चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लायबिलिटी की बात करें तो मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मैंने पहले ही बता दिया। और फोर्थ
जो है आपका इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। इंक्रीज्ड लॉयल्टी की बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेस के लिए लॉयल्टी होती है और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि इन फ्यूचर हो सके तो कर्ता एज अ कर्ता आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। एज अ कर्ता आपको अपॉइंट किया जा सकता है, इस वजह से बिजनेस के लिए यहाँ पे लॉयल्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होता है कोऑपरेशन और लॉयल्टी। अब यहाँ पे फायदे तो देख लिए, अब इसके फायदे के बाद नुकसान देख लेते हैं कि नुकसान क्या क्या है इस बिजनेस को करने में। सबसे पहला, रिसोर्सेज जो होते हैं कि लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे भी जो रिसोर्सेज की बात आती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी 1000 2000 या ऐसा थोड़ी है कि पूरे वर्ल्ड का पैसा इन्हीं के पास है, नहीं, पैसा सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो रिसोर्सेज की बात आती है तो रिसोर्सेज यहाँ पे भी लिमिटेड होते हैं, हालांकि सारे के सारे बिजनेस में रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, ठीक है। सेकंड जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, तो कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है कि अगर कोई भी लॉस होगा तो कर्ता की कॉलर पकड़ी जाएगी, उसी से पैसे रिकवर किए जाएंगे। तो लायबिलिटी जो होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है। डोमिनेंस की बात करें तो जो कंट्रोल होता है कर्ता का होता है, तो डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ कर्ता का होता है। फैमिली मेंबर के डिसीजंस को वो चाहे तो इग्नोर करके अपने डिसीजंस को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ओवरऑल डोमिनेंस जो होता है यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कर्ता का। फोर्थ, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, तो यहाँ पे जो कर्ता के पास है मैनेजरियल स्किल है वो भी लिमिटेड होती है एज अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। यहाँ पे भी इनकी स्किल की जो है लिमिट होती है कि इनको प्रॉपर स्किल हर चीज की नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे जो है लिमिटेड स्किल की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करता है उनकी भी लिमिटेड स्किल होती है, जो मेंबर्स हैं उनके पास भी तो पूरी बिजनेस नॉलेज नहीं है। हर कोई जो है ऐसा थोड़ी है कि एमबीए करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्किल की बात होती है कर्ता की जो स्किल है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि वो डिसीजन लेता है, तो डिसीजन जो लेता है उसकी स्किल देखी जाती है। तो यहाँ पे जो करता है उसकी स्किल जो है लिमिटेड है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है कि मैनेजरियल स्किल कर्ता की लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन देखने को मिलता है आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब है जब भी एक से ज्यादा लोग खुद की मर्जी से या फिर एक एग्रीमेंट में आके प्रॉफिट शेयर करते हैं और काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब कि एक से ज्यादा लोग हों, प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हो, और वो हो जाता है आपका पार्टनरशिप। मतलब कि आप किसी दोस्त के साथ मिलके, ठीक है, किसी दोस्त से बात किए, उसके साथ मिले, बिजनेस शुरू किए, और उसके पीछे मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या हो जाता है, आपका पार्टनरशिप हो जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंडियन पार्टनर्स एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हैं। और दूसरा, ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, तो जो जितने पार्टनर है वो सारे के सारे पार्टनर जो हैं बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए तैयार है, या फिर उनमें से कोई एक उन सबके बदले में वो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। मतलब कि या तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों बिजनेस को कर रहे हैं, तीनों ने अपने बिजनेस में एक बिजनेस शुरू किया, उन तीनों ने इन्वेस्ट किया है और तीनों ही बिजनेस को देख रहे हैं। या तो ये सिचुएशन होनी चाहिए इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग के साथ, या तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो है बिजनेस को रन कर रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए, तब इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। या तो कैरिड ऑन बाई ऑल होना चाहिए, या तो एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फीचर क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पे आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपको फॉर्म करना है, ठीक है। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। लायबिलिटी की बात करें तो इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कभी भी अगर लॉस होगा तो आपके घर से उसको रिकवर किया जाएगा। थर्ड, रिस्क की बात करें तो रिस्क इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो रिस्क बियरर भी सारे के सारे जो जितने भी पार्टनर है सबके सब जो है रिस्क बियरर होंगे। फोर्थ, आपका डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तो जो आपके जितने भी पार्टनर हैं
ठीक है, सबके सब डिसीजन मिलके लेंगे और कंट्रोल भी सबका सबका होगा। ठीक है, इक्वल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल होता है यहाँ पे, ये बस आपको ध्यान रखना है कि इक्वल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल होता है। कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टनर मर गया या फिर वो बिजनेस छोड़ के चला गया तो बिजनेस क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, या फिर आपको एक नया एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को शुरू करना पड़ता है कि जो आपका दूसरा पार्टनर छोड़ के गया है और उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप कैपिटल दे दिए, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट था उसको दे के आपने एक नया सिरे से फिर से बिज़नेस शुरू किया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलती है कि अगर कोई भी पार्टनर यहाँ से हटा तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, ये देखा जाता है ओवरऑल। ठीक है, सिक्स्थ आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिमिट लगाई गई है 50 पे, लेकिन अगर देखा जाए तो 100 पार्टनर मिलके एक बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है कि फिलहाल के लिए 50 मेंबर्स ही एक साथ मिलके बिजनेस कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि नॉर्मली जो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बात करके इस बिजनेस को चलाया जाता है म्यूचुअलिटी पे, मतलब कि एक दूसरे के साथ समन्वय, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे को समझ के। ठीक है, तो ये होते हैं इनके फीचर्स। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या क्या है, लिमिटेशन बोल सकते हैं आप। तो मेरिट देखें तो इजी टू फॉर्मेशन है, आप आसानी से इसको फॉर्म कर सकते हो, दो दोस्त मिलके एक बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इजी टू फॉर्म है, कोई भी जो है ड्रामा नहीं है इसमें। हाँ, कुछ जो है लॉज को फॉलो करना पड़ता है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बैलेंस डिसीजन होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग एक बिजनेस को मिलकर शुरू करते हैं तो दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है। तो बिजनेस को चलाने के लिए दोनों दो तरीके से सोचते हैं और फाइनली डिसीजन लेते हैं जो बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो बैलेंस्ड डिसीजन आता है जो कि बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, थर्ड मोर फंड, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा फंड आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा पार्टनर होते जाएं फंड आता जाएगा, तो यहाँ पे भी लिमिटेशन होती है फंड्स की। ठीक है, आप पूरे कितना लोगे, 100 मेंबर मैक्स टू मैक्स, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप 100 मेंबर लेके जाओगे। 100 अगर 1 करोड़ भी ले आते हैं तो 100 करोड़ हुआ, ऐसा थोड़ी कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टी आप यूज कर लोगे, नहीं। तो यहाँ पे भी फंड जो है, फंड ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो रिसोर्सेज की लिमिटेशन है वो यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शेयर ऑफ रिस्क जो है इक्वली होता है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है, इक्वली शेयर ऑफ रिस्क होता है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। सीक्रेसी की बात करें तो सीक्रेसी बनी रहती है, पब्लिक को कुछ पता नहीं चलता है और जो है गवर्नमेंट को हमें अपने कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी डिसीजन शेयर करने नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है वो हमेशा बनी रहती है, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सीक्रेसी बनी रहती है। तो ये फायदे देखने को मिलते हैं आपको पार्टनरशिप में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंड ऑर्गेनाइज कर पाओगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, रिस्क जो है रिस्क शेयर कर पाओगे। वहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखे कि सोल प्रोप्राइटर के एक इकलौते इंसान के ऊपर सारा का सारा रिस्क पड़ रहा था। फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में देखे कि सारा का सारा रिस्क पूरी की पूरी एक फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में आएंगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा कि रिस्क बट जा रहा है। एक पार्टनर है उसके ऊपर कुछ रिस्क जा रहा है और दूसरा पार्टनर है कुछ रिस्क उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये फायदे देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के अंदर। फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान देख लेते हैं। तो लायबिलिटी जो है आपकी अनलिमिटेड होती है कि आपकी कॉलर पकड़ी जाएगी जब भी लॉस होगा बिजनेस का। ठीक है, जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा या फिर बिजनेस बंद करेंगे और आप क्रेडिट में हैं, आप नुकसान झेल रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। रिसोर्सेज की बात करें, मैंने पहले ही बता दिया कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिल रही है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि आपका जो दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर में भी आने वाले टाइम में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग हो जाए।
बिजनेस को लेके थॉट प्रोसेस अलग हो जाए, कोई चाहे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए क्योंकि वो टाइम ज़्यादा दे रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है कि एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो जो है बिजनेस बंद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बंद हो सकता है। जेन्युइनली देखा जाता है कि अगर 3-4 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो एक जाएगा तो अपना पूरा कैपिटल लेके जाएगा, जितना इन्वेस्ट किया है वो पूरा लेके चला जाएगा, तो बिजनेस कहीं न कहीं डगमगाया जाता है और बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो पब्लिक को भरोसा नहीं होता है कि क्या पता एक पार्टनर जो है अपना पैसा लेके दुबई भाग गया। तो ये देखने को मिलता है कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलता है कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस रहता है, पब्लिक को भरोसा नहीं होता है पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या-क्या होते हैं, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। तो सबसे पहला आपका एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आता है, ठीक है। एक चीज, बिजनेस के अंदर पैसा लेके आ रहा है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट में डिसीजन लेता है, इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों झेलता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दोनों को फेस करता है और लायबिलिटी यहाँ पे इसकी अनलिमिटेड होती है। ये चीज क्लियर हो गया। एक्टिव पार्टनर का मतलब कि पैसा भी लेके आ रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉफिट और लॉस दोनों फेस कर रहा है, दोनों झेल रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो एंजॉय कर रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको फेस कर रहा है और लायबिलिटी यहाँ पे इसकी अनलिमिटेड है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, इसी तरह की आगे भी देखेंगे। स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर भी सिमिलरली कैपिटल लेके आता है लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रॉफिट लॉस की बात करें और लायबिलिटी की बात करें तो दोनों सिमिलरली एक्टिव पार्टनर की तरह होते हैं। बस स्लीपिंग पार्टनर जो होता है आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर की बात करें तो वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा सेम एज एक्टिव पार्टनर। बस क्या होता है, पब्लिक को इस पार्टनर के बारे में पता नहीं होता है, पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं होता है कि ये पर्सन भी इस कंपनी का पार्टनर है। ये चीज देखने को मिलती है सीक्रेट पार्टनर के अंदर। सीक्रेट मतलब कि छुपा के रखा गया है, सारी चीजें वो करेगा, कैपिटल ले आएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट इंजॉय करेगा, लॉस फेस करेगा और लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो कैपिटल ले आता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है और प्रॉफिट लॉस फेस करता है और लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड होती है। तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बोलता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग को बता दूं तो नॉमिनल पार्टनर भी जो होता है ना तो वो कैपिटल लेके आता है और ना ही वो मैंने मतलब कि उसका बस नाम यूज करना है, ठीक है। ना ही वो कैपिटल लेके आता है, ना ही उसका मैनेजमेंट में कोई लेना देना रहता है, ना ही वो प्रॉफिट का कोई, बस यहाँ पे लायबिलिटी देखने को मिले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि आप जाते हो ना कि आपके ऊपर जिम्मेदारी हुई, ठीक है, आपने बोल दिया कि ये भाई अपना ये देख लेगा, ठीक है, तो अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसको भी झेलना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कि आप ही अकेले झेलोगे, उसको भी झेलना पड़ेगा। तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब वही होता है कि उसके नाम से काम होता है लेकिन अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको भी वो नुकसान फेस करना पड़ेगा, लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। फिफ्थ पार्टनर जो होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल, मतलब कि वो जो होता है पार्टनर वो भी ना तो कैपिटल लेके आएगा, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही कोई उसका प्रॉफिट लॉस से लेना देना है, उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और इसका काम क्या होता है कि जब भी आप किसी काम में जा रहे हो तो ये इसका ये बस होता है कि बता देना कि मैं भी पार्टनर हूँ इस कंपनी का। जैसे नहीं वो दोस्त होते हैं कि यार इंट्रोड्यूस कराओ कि मैं भी तुम्हारा दोस्त ही तो हूँ, तो वैसे ही ये भी होते हैं कि ये पार्टनर बाय स्टोपियल होते हैं कि बस नाम ले लो कि मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के वो होते हैं। सिक्स्थ है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग। पार्टनर बाय होल्डिंग में जो होता है आपका, इनका भी ना तो कोई कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है, ना ही मैनेजमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, ना ही प्रॉफिट लॉस में, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये पार्टनर बाय होल्डिंग वो होते हैं जो कि बस इनका ये काम होता है कि बता दो कि मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ। मतलब सिमिलरली अगर देखा जाए स्टॉपेल और होल्डिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही हैं कि दोनों को बस ये बताना है कि बता दो कि मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ, ठीक है।
इसमें कोई काम नहीं। जैसे होता है ना कि कुछ फ्रेंड होते हैं, साथ में जाते हैं, तो यार बता दे कि मैं भी तेरा दोस्त ही तो हूँ। तो वैसा ही इनका भी, इन दोनों का भी सीन है, ठीक है। बाकी देखने को जो मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं ऊपर ऊपर के 3 जो होते हैं, ठीक है। ऊपर के 3 जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर होते हैं, जो कि आपके एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर, जो कि आपके कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनेजमेंट में बस ये स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट लॉस सारे के सारे जो आपके तीनों पार्टनर हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब देख लेते हैं पार्टनरशिप कितने तरीके की होती हैं। तो पार्टनरशिप भी हम देख लेते हैं एक-एक करके। तो सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कि टाइम के बेसिस पे, ठीक है, कि पार्टनरशिप कितना लंबा चलेगी, इस चीज को देखा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी यहाँ पे कितनी है, कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। तो टाइम की बात करें तो एक होता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि इच्छा अनुसार। हमारी जब तक इच्छा रहेगी तब तक हमारी दोस्ती चलेगी, तब तक पार्टनरशिप चलेगी। तो वो होता है आपका पार्टनरशिप एट विल। तेरा भाई है, जब तक तब तक दोस्ती चलेगी, तब तक बिजनेस चलेगा, ठीक है। तेरा भाई है, टेंशन नहीं लेने का। तो ऐसा ही कुछ सीन होता है यहाँ पे। और आपका नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर पार्टनर, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए ही वो पार्टनर होते हैं। जैसे कि अगर कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना हो, तो एक मान लो 1 साल 2 साल का जो है बिजनेस है वो, तो उस 1-2 साल के लिए वो पार्टनर होंगे। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा, उनका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। कोई डैम बनाना हो तो उस डैम बनने तक ही वो पार्टनर है। कोई ब्रिज बनाना हो तो उस ब्रिज बनने तक के लिए ही वो पार्टनर है। जैसे ही काम खत्म होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये होते हैं पर्टिकुलर पार्टनर। नेक्स्ट आपका देखते हैं लायबिलिटी के बेसिस पे। तो एक होते हैं जनरल पार्टनरशिप, जो जिसमें लायबिलिटी की बात करें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर होते हैं उन सबकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जनरल पार्टनर मतलब कि नॉर्मल पार्टनर है तो सबकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट होती है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर में जो एक पर्सन होता है उसकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। बाकी जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। मान लो कि एक कंपनी है, उसमें कम से कम 3 पार्टनर हैं, ठीक है, मिनिमम 3 पार्टनर हैं। तो एक जो होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी 2 जो होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है। ये होती है लिमिटेड पार्टनरशिप में, कि वो मतलब वो ये बोलते हैं कि मैं कैपिटल लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रॉफिट भी एंजॉय करूँगा, लॉस भी एंजॉय करूँगा। लेकिन अगर कंपनी जो है एकदम लॉस में जा रही है, कंपनी को बेचने की कंडीशन आ गई, तो मेरी प्रॉपर्टी को नहीं छुआ जाएगा। तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचो और बाकी सब अपने संभालो, मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो होते हैं लिमिटेड पार्टनर। और जनरल पार्टनर में कि अगर डूबेंगे तो हाँ, साथ में डूबेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। वो होते हैं जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड वो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सीधा-सीधा लिखा होता है कि हम जो है एक दूसरे के साथ मिल के बिज़नेस करने वाले हैं। जैसे कि होता है ना, एग्रीमेंट होता है, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर बिज़नेस करने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इतनी होगी, इक्वल होगी तो इक्वल लिखा रहेगा। कैपिटल के बेसिस पे होगी 1:2:3 होगी, जो कि आप अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो उस बेसिस पे होगी तो वो लिखा रहेगा। लॉस शेयरिंग रेशियो उस पे लिखा रहता है, एड्रेस सबका लिखा रहता है, फर्म का एड्रेस, हेडक्वार्टर, सारी चीज़ें उस पे लिखी होती हैं। तो पार्टनरशिप एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होता है कि किस तरीके का बिज़नेस है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किस तरीके का काम है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। अ पार्टनरशिप डीड अ written legal agreement between 2 or more partners who start and run a business together. It defines the right, duties, responsibility, profits and loss ratio and other rules of business partner. तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, उनके रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, प्रॉफिट शेयरिंग और सारे के सारी चीज़ें, सारे के सारे डिटेल्स उसमें लिखे होते हैं। तो वो एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें जो भी चीज़ें होती, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं एक पार्टनरशिप के बीच में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या-क्या मेन कंटेंट होता है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले होता है कि फर्म्स का नाम और एड्रेस लिखा होता है कि आपका जो फर्म है वो किस तरीके का है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो पार्टनर्स हैं,
जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या-क्या है और उनका घर का एड्रेस क्या है, वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। थर्ड, नेचर ऑफ बिज़नेस, मतलब कि आपका बिज़नेस क्या है, किस तरीके का प्रोडक्शन बिज़नेस है, सेल्स बिज़नेस है, छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, तो बिज़नेस का नेचर वहाँ पे लिखा होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सारे के सारे जितने पार्टनर हैं उन्होंने कितना पैसा इस फर्म में लगाया है। आप लोगों ने मिलके कितना-कितना पैसा, मतलब कि ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर तीनों ने मिलके कितना पैसा इस बिज़नेस में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है? वो चीज़ उस पे लिखी हुई होती है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लिखा होता है कि क्या इक्वल होगा या फिर कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखी हुई होती है कि जितना कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग होगा या फिर इक्वल जो है प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा। नेक्स्ट, ड्यूटीज और पावर्स लिखी हुई होती हैं कि कौन क्या मतलब किसकी क्या ड्यूटीज होगी और क्या पावर होगी। एक दूसरे के अंदर वो घुस के और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इस वजह से ये चीजें लिखी हुई होती हैं कि किसकी क्या पावर है, क्या ड्यूटी है, क्यों कौन क्या डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सेवेंथ आपका दिया है सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसको क्या सैलरी दी जाएगी, क्या कमीशन होगा, क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। रूल्स फॉर एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर आप आ रहे हो फॉर्म के अंदर, मान लो कोई एक नया पार्टनर आना चाहता है डी नंबर का, डी नाम का, तो वो किस रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करेगा, और कोई एक पार्टनर इसको छोड़ के जाना चाहता है तो उसको क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे फॉर्म को छोड़ने के लिए, ये चीज भी वहां पे लिखी हुई होती है। नाइन्थ, मेथड फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट होंगे इन फ्यूचर, कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और डिस्प्यूट हुआ तो उसके सेटलमेंट के लिए क्या मेथड जो है यूज किया जाएगा, वो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई होती है। लास्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप क्या है, एट विल पे है, ये पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है या लिमिटेड पार्टनरशिप है, तो किस तरीके की पार्टनरशिप है वो यहाँ पे लिखा होता है। पार्टनरशिप एट विल होगा तो जब तक इच्छा होगी तब तक हम पार्टनरशिप में अपना बिजनेस करते रहेंगे। पर्टिकुलर होगा तो जब तक एक पर्टिकुलर काम नहीं हो जाएगा, जो भी काम करना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है, गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट काम है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम पार्टनर रहेंगे। ये चीज उसमें प्रॉपर तरीके पे पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जो कि मेंशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी कि आप जो है एक फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी भी तरीके का, किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट हुआ, तो आप जाके लॉ के मतलब कोर्ट के अंदर आप क्या कर वहां पे फॉर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो, ना ही किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हो, जब तक आपका फॉर्म जो है या फिर जो आपकी पार्टनरशिप है रजिस्टर नहीं है। तो रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स एंटरिंग ऑफ फॉर्म name along with the relevant prescribed particulars in the register of the firm. It provides conclusive proof of the existence of partnership firm. तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक एग्जिस्टेंस मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इस नाम की जो बिजनेस फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है। अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और या फिर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो आप लॉ मतलब कोर्ट में जाके ये केस कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है तो कोर्ट आपको भगा देगी, चलो निकलो यहाँ से बाहर, किसी भी तरीके का कोई केस नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन होना काफी कंपलसरी माना जाता है। अब इसके प्रोसेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करोगे कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। उसके बाद आप जो इसकी फीस होगी उस फीस को डिपॉजिट करोगे और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, एज अ पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आपको। अब इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई भी लीगल इश्यूज आते हैं तो आप जाके कोर्ट में या फिर किसी भी तरीके का कोई केस है आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर कोई आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो आप किसी भी तरीके का कोई केस फेस नहीं कर पाओगे, किसी भी कोर्ट में जाके आप केस नहीं कर पाओगे, चाहे वो पार्टनर के अगेंस्ट हो या चाहे वो फर्म के अगेंस्ट हो। इस वजह से रजिस्ट्रेशन काफी कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है
कि एक दूसरे के साथ मिलके किसी बिजनेस को करना, और उसके पीछे पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं होता है, सोसाइटी को फायदा पहुंचाना। जो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा पहुंचाना सोशल वेलफेयर का पर्पस होता है इनका, ठीक है। A cooperative society is a voluntary organization formed by people who join together to achieve a common economic or social objective. It is based on principle of self help, खुद की हेल्प करना और आसपास के जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी में जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हेल्प करना। The member of cooperative society work together for the welfare of all members, not mainly for profit. तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 10 लोग एज अ मेंबर काम कर रहे हैं। वो 10 मेंबर का पर्पस यही होता है कि हम एक दूसरे को साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं होता है। आज अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपके चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, ठीक है, यहाँ पे सबका पर्पस क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, चाहे जैसे भी प्रॉफिट मिले। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है, उसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, मतलब कि हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे मेंबर्स जो हैं, उनको किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, किसी भी उनकी मदद की जाए, उनको हेल्प करना, ठीक है, ये होता है पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फीचर देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन की बात करें तो वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, कभी भी कोई भी आके इसको, कोई भी इंसान आके इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही आके ज्वाइन कर सकता है। वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब कोई भी आके यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकता है। सेकंड, लीगल स्टेटस, इसको जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एक्ट है उसके अंदर इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब जाके आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे। लायबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका लॉस फेस हो रहा है, आप लॉस फेस कर रहे हो तो आपकी कॉलर पकड़ी जाएगी। यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आपको याद रखना है इस चीज को, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन यही होता है कि किस जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, हमेशा यही कंफ्यूजन होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ध्यान में रहे, ठीक है। फोर्थ आपका कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें तो जितने भी मेंबर होते हैं सबके पास इक्वल वोट होता है और सबका सबका मतलब साथ में मिलके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सारे के सारे मिलके साथ में उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। सर्विस मतलब कि जितने भी मेंबर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस होता है। ये होते हैं फीचर। अब मेरिट और लिमिटेशन देख लेते हैं, क्या मेरिट है क्या लिमिटेशन है। थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा क्योंकि ये बस ओवरऑल देखो, इस जो वन शॉट वीडियो का पर्पस है कि आपको किसी तरीके से ओवरऑल सारा का सारा ओवरव्यू दे दिया जाए पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो है एक एक करके डिटेल में सारे के सारे चैप्टर को एक एक करके प्रॉपर ब्रेक करके आधे आधे एक एक घंटे के लेक्चर में इन डिटेल कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग ओवरव्यू ले लो कि किसका क्या मतलब है, कौन सी चीज कैसे जुड़ी हुई है, आप ध्यान से देख लो। मेरिट की बात करें तो यहाँ पे मेरिट यह है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। तो जितने मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जितने मेंबर होते हैं सबको इक्वल वोटिंग राइट दी जाती है, सबकी वोटिंग राइट इक्वल होती है, सब एक साथ मिलकर वोट करेंगे, जो है वोटिंग स्टेटस सबका इक्वल होता है। लायबिलिटी जो होती है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये फायदा होता है कि अगर बिजनेस का लॉस हो रहा है, बिजनेस जो चल रहा है अगर वो लॉस में चला गया है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स हैं वो अपने घर से पैसे ले आके इसमें भरेंगे, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, कोई मेंबर्स आते हैं जाते हैं तो ये और कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है, तो स्टेबिलिटी इसमें बनी रहती है। इकोनॉमी ऑपरेशन होता है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूशन होता रहता है। फिफ्थ, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलता है, तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी करेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये चीज लिमिटेशन में आ जाएगा, ठीक है। फायदा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि इसको कंट्रोल गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी करेगी, कुछ ना कुछ इस पर कंट्रोल रखेगी, ठीक है। तो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ये इसका फायदा है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, 8-10 मेंबर मिलके एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए
क्या कर इसको फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो हाउसिंग पर्पस हो, चाहे मार्केटिंग पर्पस हो, चाहे कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना पर्पस हो, उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करने के लिए। तो आसानी से इसको फॉर्म किया जा सकता है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी आप कर दीजिए और आप एक सोसाइटी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन जो होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया भर के पैसे इन्हीं के पास हैं, तो रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट, 10 के 10 मेंबर जो होते हैं, ऐसा तो नहीं सबके सब मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। नॉर्मल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, जो सोसाइटी के लोग है, बेसिक नॉलेज है, कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है मैनेजमेंट के अंदर। थर्ड, लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि मेंबर आते हैं और जाते हैं, कोई भी आएगा चाहेगा तो ज्वाइन कर लेगा, कोई भी चाहेगा तो छोड़ के जा सकता है। तो सीक्रेसी, जो मेंबर्स की सीक्रेसी है वो क्या है, वो लैक होती है, कोई भी आके अंदर की बात बाहर ले जाके बता सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट इनके ऊपर कंट्रोल रखती है, जो भी डिसीजन होते हैं ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसमें सोसाइटी का भी फायदा हो और गवर्नमेंट का भी फायदा हो। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से इनको कंट्रोल करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट आपको कंट्रोल भी करेगी। फिफ्थ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो हर एक मेंबर्स का जो ओपिनियन होता है अलग अलग हो सकता है, इस वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो ओपिनियंस होते हैं हर एक मेंबर्स के अलग अलग होते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये इनकी लिमिटेशंस होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर रही है। ठीक है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा मेंबर हैं जो कि पैसे लेके आ रहे हैं, तो वो मेंबर्स छोड़ के जा सकते हैं, तो आपकी जो सीक्रेसी है उसको भी बाहर जाके बता देंगे कि ये जो सोसाइटी है इस तरीके से रन करती है। मे भी गवर्नमेंट को ही जाके बता दें कि ये आगे आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है, जिस तरीके भी डिसीजन ले सकते हैं वो, तो सीक्रेसी यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पर्पस होता है कि हम जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं और चीप, मतलब सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, मतलब कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना और चीप सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, ये पर्पस होता है इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट है आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जहाँ पे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, वो एक साथ मिलके एक सोसाइटी तैयार करते हैं, ताकि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे फाइट कर सकें, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करके मार्केट में अच्छे तरीके से और चीप और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के वो बेच पाए। ठीक है, तो इनका पर्पस यही होता है कि बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं उनसे कॉम्पिटिट करना एक साथ मिलके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी से जुड़ी हुई है कि जो आपके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजते हैं, ताकि ये, ठीक है, सस्ते दाम में अच्छा प्रोडक्ट जो है सोसाइटी को प्रोवाइड कराएं। इनके पीछे सीधा सा पर्पस होता है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, वो मार्केट में प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कराएं जो चीप और बेस्ट हो। नेक्स्ट आपका आता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो फार्मर्स को सस्ते दामों में बीज प्रोवाइड कर, सीड्स जो होती है सीड्स प्रोवाइड कराना, जो अगर उनकी पानी की नीड है फार्मिंग के लिए तो वो प्रोवाइड कराना, फर्टिलाइजर की नीड्स है तो वो प्रोवाइड कराना। तो इसके पीछे यही पर्पस होता है कि चीप और बेस्ट उनको जो भी फर्टिलाइजर, सीड्स, जो भी नीड है उनकी, उसको प्रोवाइड कराना फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस होता है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस ये होता है कि हम जो है एक ग्रुप बना लें जिसमें कुछ लोग हों, 10-50 लोग हों, और जब भी जरूरत पड़े किसी एक को, तो वो बैंक के पास न जाके वो हमारे पास आए और हम उसको बैंक से सस्ते परसेंटेज में, ठीक है, बैंक से कम परसेंटेज में उसको हम लोन प्रोवाइड करेंगे। ये होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस। मतलब कि उनका इंटरेस्ट यही होता है कि हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सस्ते दामों में लोन प्रोवाइड करेंगे बैंक के कंपैरिजन में।
ठीक है, ये होती है आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट और लास्ट है आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो एक साथ मिलके एक बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, और उस क्या करेंगे उसमें मिलके, मतलब कि कई लोग अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो सारे लोग मिल के, मान लो 100-50 लोग एक ही एरिया में घर बनाना चाहते हैं, तो वो 100-50 लोग मिल के जो है बिल्डर से बात करेंगे और एक ही तरीके का घर बनवाएंगे, तो क्या होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी। वो पर्पस होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मतलब कि घर बनाना है, सस्ते दाम में बनाना है, तो सारे लोग, एक से ज्यादा लोग मिल के घर को बनवाएंगे तो सस्ते दामों में घर तैयार हो जाएगा। मान लो एक सिंगल इंसान बनवा रहा है तो उसकी लागत आ रही है 50 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन वही अगर 10 लोग या 20 लोग मिल के बनवा रहे हैं तो वही कॉस्ट क्या हो जा रही है, 45 लाख या 40 लाख पे आ जा रही है। तो इस तरीके के फायदे को देख के एक सोसाइटी तैयार की जाती है घर बनवाने के लिए, तो वो होती है आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। तो आपका है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जो क्या करती है, शेयर्स बेच के, ठीक है, शेयर्स बेच के वो कैपिटल इकट्ठा करती है और बिजनेस शुरू करती है। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच द कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो भी कंपनी के कैपिटल होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ये आप स्पेशली चैप्टर नंबर 7 में इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। इन डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 7 में बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कितने तरीके की होती है, कैसे फॉर्म होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पीपल्स हु बाय दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स एंड बिकम पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो उस शेयर को जो भी शेयर खरीदता है वो क्या हो जाता है, उस कंपनी का ओनर हो जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर हो जाता है और साथ ही साथ उस कंपनी का ओनर भी हो जाता है। द कंपनी गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब फीचर देख लेते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब कि कंपनी के खुद के नाम होते हैं। ठीक है, कंपनी खुद के नाम से जानी जाती है, उसका खुद का सिग्नेचर होता है, उसका खुद का स्टैंप होता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कि एक इंसान की तरह उसको देखा जाता है, उसका एक इंसान की तरह एग्जिस्टेंस होता है। जिस तरह आपका पैन कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड होगा, उसी तरह कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड तो नहीं, पैन कार्ड बनता है कंपनी का। ठीक है, क्योंकि जो भी टैक्सेस होते हैं, जो भी इनकम होती है, वो सीधे गवर्नमेंट को बताई जाती है या पब्लिक को भी डिस्क्लोज की जाती है। तो वो पैन कार्ड से ही जो भी उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैन कार्ड्स के थ्रू ही उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह इसको देखा जाता है, एक पर्सन की तरह, आर्टिफिशियल हटा दो, एक पर्सन की तरह देखा जाता है। उसका खुद का नाम होता है, खुद का लोगो होता है, खुद का सिग्नेचर होता है, खुद का पैन कार्ड होता है, खुद की आइडेंटिटी होती है। अगर कोई केस होगा तो कंपनी खुद के नाम से ही केस को लड़ेगी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि ओनर और कंपनी दोनों अलग होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर लीगल एंटिटी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते थे कि ओनर के नाम से ही बिजनेस को जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो होता है, ओनर अलग होता है या फिर जो कंट्रोलर होता है वो अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी देखने को मिलती है। फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया जाता है। जो कंपनी एक्ट 2013 का रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको देख के इसको फॉर्म किया जाता है। फोर्थ आपका परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि जो कंपनी होती है लॉ को फॉलो करके चलती है और जब बंद करने का समय आएगा तो लॉ को फॉलो करके ही इसको बंद किया जाएगा। मतलब कि ओवरऑल पीरियड जो है इसको लॉ को फॉलो करके ही चलना है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि लॉ को, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इसको, इस कंपनी को चलते रहना है। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल होता है। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो भी मैनेजर होते हैं, उनका यहाँ पे कंट्रोल होता है। क्योंकि हालांकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर होल्डर ओनर होते हैं, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं। मान लो कि इंडिया के अंदर टाटा जो कंपनी है,
टाटा कंपनी के शेयर्स न जाने कितने लोग परचेज किए होंगे, तो वो ओनर तो हैं, लेकिन वो सब कोई आके बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते। इस वजह से कंट्रोल की बात करें तो वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, किसी एक पर्सन को क्या करते हैं, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करते हैं और वही उन सब की जगह पे डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे जो होता है कंट्रोल किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल होता है। लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लायबिलिटी इनकी भी लिमिटेड होती है, ठीक है। लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है, कभी भी लॉस होगा तो कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देगी, और ऐसा नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कॉलर पकड़ी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के लॉस को जो है खत्म करेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका वन स्टॉक कंपनी। सेवंथ, रिस्क बियरर। जो रिस्क बियर होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, वो सारे के सारे रिस्क बियरर यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कंपनी का, जैसे आप देखते होगे कि कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जब फायदा होता है तो कंपनी का जो शेयर वैल्यू ऊपर जाती है, और जब लॉस होता है तो कंपनी की शेयर वैल्यू नीचे आती है। तो ये क्या होता है, रिस्क बियरिंग होता है कि फायदा होता है तो प्रॉफिट होता है जब कंपनी को, तो शेयर ऊपर चला जाता है, जब लॉस होता है तो शेयर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो रिस्क बियरर, शेयर होल्डर यहाँ पे रिस्क बियरर होते हैं कंपनी के। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिमिटेशन और मेरिट्स क्या-क्या है, तो फायदे और नुकसान देख लेते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। फायदा है कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके लॉस को रिकवर किया जाएगा, किसी शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं छुआ जाएगा। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि शेयर किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने शेयर परचेज कर लिया तो आप शेयर अपने पास ही रखोगे। अगर किसी को लगता है कि अब मुझे इस कंपनी में नहीं रहना है तो अपनी शेयर जो है किसी और को सेल कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कि लॉ के अंडर इसकी एग्जिस्टेंस होती है। कभी भी कोई भी केस होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी इशू होगा, तो ये अपनी तरफ से केस लड़ सकता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि लॉ के अंडर इसको देखा जाता है, लॉ की नज़र में इसको एज अ कंपनी इसको एग्जिस्टेंस दी हुई है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन आप देख सकते हो टाटा, जो कि हर फील्ड में वो ग्रो करता जाता है। टाटा का हॉस्पिटल भी है, टाटा का स्टील भी है, टाटा का आप एक बार देखे होंगे जैसे ऑटोमोबाइल में भी टाटा है। तो टाटा आपको देखने को मिलेगा, टाटा मैक्सिमम जगह पे अपना बिजनेस कर रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो टाटा हर फील्ड में अपना एक्सपेंशन जो है स्टैब्लिश करती है। फिफ्थ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होते हैं वो स्किल्ड और प्रोफेशनल पर्सन्स को रखा जाता है। एमबीए क्वालिफाइड पर्सन जिसको अच्छी खासा एक्सपीरियंस और अच्छी खासी नॉलेज हो, उसको यहाँ पर एज अ मैनेजमेंट एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल पर्सन्स जो होते हैं मैनेजमेंट में होते हैं, ये फायदे होते हैं। तो अगर प्रोफेशनल पर्सन होंगे तो जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, बेस्ट डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। लिमिटेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है फॉर्मेशन में, जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है हम लोग आगे चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन की बात होती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, आसानी से इसको फॉर्म नहीं किया जा सकता। लैक ऑफ सीक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि कई सारे जो शेयर होल्डर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अंदर की बात जाके बाहर बता देते हैं, या फिर जो है पब्लिक को सारी चीज़ों को क्या की जाती है, उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो जो सीक्रेसी होती है वो हमेशा ओपन में रहती है। कोई भी जो है कोई भी इनके जो पोर्टल होते हैं वो पोर्टल पे सारी जानकारी होती है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो वो सारी चीज़ें इनके कॉम्पिटिटर को पता चलता रहता है। तो यहाँ पे जो सीक्रेसी की बात होती है वो हमेशा लैक होती रहती है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। तो जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी इम्पर्सनल होता है, पर्सनल्स के फेवर में वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं होता है। न्यूमरस रेगुलेशन, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इस कंपनी को चलाया जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिले होता है क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करता है, अपने शेयर होल्डर्स से बातचीत करके, जो शेयर होल्डर्स की वोटिंग के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो जो भी डिसीजन होना रहता है उसमें डिले होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर जो है कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है, उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मतलब क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो डिसीजन में डिले होता रहता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका क्या है, कंट्रोल होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसका कंट्रोल होता है। शेयर होल्डर हमेशा आके बोर्ड मीटिंग में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे देश में शेयर होल्डर्स फैले हुए हैं, तो शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं आते हैं। शेयर होल्डर के फेवर में मतलब शेयर होल्डर की जगह पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो
पूरे की पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है देखा जाता है वो ओलिगार्किक नेचर का होता है कि सारे के सारे शेयर होल्डर के फेवर में जो जगह पे एवज में, फेवर में नहीं एवज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वही डिसीजन लेता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन अलग हो और जो आपके शेयर होल्डर है उनका डिसीजन अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। हो सके मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट मीटिंग में जो भी शेयर होल्डर्स, जो ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, जो ज़्यादा शेयर रखे हैं अपने पास, वो इन्वॉल्व हैं, उनका डिसीजन कुछ और है और मैनेजमेंट का डिसीजन कुछ और है। तो इस चीज़ों को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोबो को कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने मिलके। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो भी आगे वीडियो बने वो आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।